अस्सलामुअलैकुम। आज हम नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसके अंदर 9th क्लास के कंप्यूटर के सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज समराइज़ करेंगे। नाइन्थ क्लास की सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1 के अंदर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है। इसी तरह से लेक्चर नंबर 2 के अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हमने डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 4 इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। और इसी तरह से लेक्चर नंबर 5 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं 5 लेक्चर को समराइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर, डिफाइंड कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक मशीन। इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पस से यहाँ मुराद है कि आप इसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस को देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, अपने ऑफिस के अंदर जितने काम हो रहे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि ये जनरल पर्पस है, किसी ख़ास एक मकसद के लिए नहीं बनाई गई है। जैसे हम आगे जाके चल के पढ़ेंगे कि आपके पास जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होंगी? वो किसी ख़ास मकसद के लिए होंगी। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये जनरल पर्पस होगा, ये हर मकसद के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो सॉफ्टवेयर जो है जिस तरह का हम काम लेना चाह रहे होंगे कंप्यूटर से, वो काम जो है वो करेंगे। नेक्स्ट इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं। कंप्यूटर टेक रॉ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस ऑन CPU and produce useful result at output devices. Computer can store data permanently at storage devices. Means के कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेती है। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, आपके पास जॉयस्टिक है, आपके पास माइक है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। वहाँ से डाटा इंटर होता है। उसके बाद फिर CPU के अंदर जाता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग है, वहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कोई एक रिज़ल्ट बनेगा और उस रिज़ल्ट को हम आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भेज देंगे। आउटपुट डिवाइसेस वो होंगी जहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे आपके पास जो है मॉनिटर है, जैसे आपके पास प्रिंटर है, जैसे आपके पास प्लॉटर्स हैं और इसी तरह की आउटपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर भी कर लेता है, यानी आप इसको कोई भी आप प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को, उस रिज़ल्ट को आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप जो है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं। उसके अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर फ्लॉपी है, CDs हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर मेन पार्ट्स को देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर मेन पार्ट्स जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट्स हैं और स्टोरेज यूनिट है। बारी बारी हम इन सब के ऊपर जो है बात करेंगे। ये पूरा कोर्स जो है वो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम मेमोरी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखना चाहें कि कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है तो ये मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU है आपके पास, फिर आपके पास यहाँ पे मेमोरी है, फिर स्टोरेज है। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस से डाटा को इंटर करते हैं। डाटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर हो सकती हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, आपकी साउंड हो सकती है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। अब डाटा डिफरेंट टाइप का है तो डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस यूज़ होंगी। ये जितना भी डाटा जब कंप्यूटर के अंदर इंटर होगा तो ये बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, 0101 के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे वो CPU के अंदर हो, मेन मेमोरी के अंदर हो या स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हो, कहीं पे भी होगा तो वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होगा। तो जब ये आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा तो दोबारा इसको कन्वर्ट होना चाहिए रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर, क्योंकि अगर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भी डाटा आपको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर मिलेगा तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस उनका काम ये है कि ये उसको दोबारा कन्वर्ट करें रीडेबल फॉर्म के अंदर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर ये वर्क कर रहा होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जो कमांड्स, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं किसी भी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरी चीज़ कंप्यूटर के अंदर होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जितने भी आपके पास फिज़िकल पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, ये सारे आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसमें आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारे आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलके कंप्यूटर को रन कर रहे होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी वही चीज़ है जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं या इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर बेसिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर 4 बेसिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में क्या होगा कि डाटा इंटर किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर। ये डाटा आपका जो है टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, पिक्चर, साउंड, वॉइस, कुछ भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ डिवाइसेस इसके लिए यूज़ की जाएंगी डाटा को इंटर करने के लिए। मोस्टली जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो कीबोर्ड, माउस और माइक वगैरह जो है ये यूज़ होती हैं। इसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन मीन्स कि जो कैलकुलेशन होगी, सारी कैलकुलेशन सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, जहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मोड है। मोड क्या होता है? रिमाइंडर जो आपके पास बचता है। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर एंड, आर और नॉट शामिल हैं। एंड मीन्स कि जब आपके पास जितनी भी इनपुट हैं वो सारी ट्रू होंगी तो आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। आर के अंदर क्या है कि कोई भी इनपुट जो है वो ट्रू होगी तो आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू में आएगा। नॉट में क्या होगा कि अगर इनपुट जो है वो ट्रू है तो आपके पास आउटपुट में वो फॉल्स आएगा, और इसी तरह से। इसके अलावा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर वो भी परफॉर्म किए जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स के 2 नंबर्स को कंपेयर करना, उनकी रिलेशन फाइंड आउट करना कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ लेस दैन सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज़ लेस दैन और इक्वल टू सेकंड नंबर। तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन जितने भी हम परफॉर्म करते हैं सीपीयू के अंदर, ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बाद आपके पास एक रिज़ल्ट आता है। ये रिज़ल्ट आपका आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इसको कन्वर्ट कर देती हैं रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर, और आउटपुट डिवाइसेस इसके लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर और इसी तरह से और डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तो कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी इनटू रीडेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो 4th ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर, वो है आपके पास स्टोरेज ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन मीन्स कि आप डाटा को स्टोर करते हैं। ये स्टोरेज जो होती है ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर होती है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी हो सकती है, सीडी हो सकती है, टेप ड्राइव हो सकती है। इसी तरह से और डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पे डाटा जो है परमानेंट सेव होता है। नेक्स्ट हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर किस तरह से प्रोसेस हुआ, किस तरह से इर्तिका हुई, किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर अभी तक जो आपके पास डिवाइसेस हैं वहाँ तक आप पहुँचे। तो कंप्यूटर के अंदर एवोल्यूशन अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट मराइल के अंदर हैं। सबसे पहले आपके पास मैकेनिकल डिवाइसेस या मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाए गए। फिर उसके बाद जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस ये बनाई गई या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाए गए, और इसके बाद हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है कि आपके पास लीवर होते हैं, आपके पास डिफरेंट गियर्स होती हैं, आपके पास पिस्टन लगे होते हैं। जैसे आपके पास साइकिल है, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, जैसे आपके पास गाड़ी है, हवाई जहाज़ है, ये सारे आपके पास मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। तो इस तरह की जो कंप्यूटर बनाए गए उनकी एग्जांपल्स के अंदर अबैकस है, नेपियर बॉन्ड्स है और पास्कलाइन है। ये आपके पास मैकेनिकल डिवाइसेस थी। उसके बाद फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस बनाई गई, यानी उनके अंदर
जो है वो मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी लगे हुए थे, प्लस उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको यूज़ किया गया। उसमें आपके पास जो है मार्क 1, मार्क 2 और IBM के डिफरेंट कंप्यूटर उनको बनाया गया। उसके बाद फिर मॉडर्न कंप्यूटर है हमारे पास। सबसे पहले हम अगर अबैकस की बात करें तो अबैकस आपके पास फर्स्ट जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको समझा जाता है। चाइना के अंदर इसको इन्वेंट किया गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास वुडन का एक फ्रेम होता है जिसके अंदर पैरेलल रॉड्स लगी होती हैं और उसके ऊपर जो है डिफरेंट बिट्स लगी होती हैं, जिसको आप मूव करके और मूव करने के बाद आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। हमारे पास नेपियर बोन है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इसको जो है इन्वेंट किया, इसको बनाया, जो 1514 के अंदर इसको जो है बनाया गया। ये भी आपके पास कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके अंदर भी वुडन बॉक्स लगे थे जिसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के रोटेटिंग सिलेंडर थे जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यूज़ करते थे। और इसी साइंटिस्ट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो लॉगरिथम जो है वो बनाना है। नेक्स्ट आपके पास पास्कलाइन है जिसके अंदर फ्रेंच ये आपका मैथमेटिशियन था। इसने भी 1642 के अंदर जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसके अंदर व्हील लगे हुए थे और वो रोटेट होते थे और नंबर्स थे उसके ऊपर, और इस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप की जो है कैलकुलेशन कर सकते थे। इसी तरह से फिर डिफेंस इंजन है। इन सारी चीज़ों को हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बड़े डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं, तो आप इनके बारे में वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको जल्दी से गुजार रहा हूँ कि डिफरेंट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने मुख्तलिफ दौर के अंदर जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी वो इन्वेंट की और वो सिंपल कैलकुलेशन करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह के काम कर रही होती थी। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आप प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप जो है वॉच कर सकते हैं। इसी तरह से स्लाइड रोल है, फिर मार्क 1 ये कंप्यूटर बनाए गए, फिर इसी तरह मार्क 2, मार्क 3 बनाए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स की। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर क्या है कि उनको इस तरह से बनाया गया है कि वो आपकी वॉइस को भी रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, यानी अगर आप कंप्यूटर के साथ बात करें तो वो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप के रोबोट्स हैं जो आपकी वॉइस को भी रिकग्नाइज करते हैं, आपकी लैंग्वेज को भी रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टली काम कर रही होती हैं, जिनके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है और आप जो है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो पैरेलली काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और एक काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एक वर्क जो आपका अगर कम्प्लेक्स वर्क है कोई भी तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पैरेलली उसको जो है आप उसके ऊपर जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, फिर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और आपका जो भी वर्क है वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि आपको किसी भी डिवाइस को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आपको इंटरनेट की मदद से आप जो है किसी और कंपनी के डिफरेंट जो डिवाइसेस उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रोसेसिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट इंटेलिजेंट मशीन है वहाँ पे, पावरफुल कंप्यूटिंग पावर है वहाँ पे। तो बजाय इसके कि ये सारी चीज़ें आप खुद ख़रीदें, आप क्या करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाते हैं और वहाँ से आप इसको परचेज़ करते हैं। तो अगर वही चीज़ें अगर आप लोकली उसको परचेज़ करें और उनको ख़रीदें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आपको जो है वो सारी सहूलतें मिल जाती हैं जो आप लेना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने 5 जनरेशन जो है वो पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट थे, फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर थे और फिफ्थ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क थे। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा थे और जो आप अगली जनरेशन में आते गए
तो आपके पास साइज़ जो है वो कम होता गया, स्मॉल होता गया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास कास्ट बहुत ज़्यादा थी। जो नेक्स्ट जनरेशन आती गई आपके पास जो है कंप्यूटर सस्ते होते गए और आपकी कास्ट जो है कम होती गई। इसी तरह से आपके पास प्रोसेसिंग जो है वो पहले लो थी, काफ़ी स्लो कंप्यूटर थे, और आज आपके पास जो है हाई प्रोसेसिंग पावर के कंप्यूटर हैं। इसी तरह से आपके पास मेमोरी जो है वो पहले स्मॉल थी और बाद में आपके पास जो है जो आपकी जनरेशन जो आगे जाती गई तो आपके पास मेमोरी जो है वो बिग होती गई। अगर हम इसको समराइज़ करें तो डिफरेंट जो आपके पास जनरेशन्स हैं उनके अंदर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास वैक्यूम ट्यूब थी। 1940 से लेकर 1956 तक ये जनरेशन चलती रही, जिसके अंदर अगर बाकी डिवाइसेस को देखा जाए तो वहाँ पे पंच कार्ड वो यूज़ किए गए, और जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी उसके अंदर मशीन लैंग्वेज यानी 0101 के अंदर जो है वो काम किया जाता था। इसके एडवांटेज क्या थे? फर्स्ट जनरेशन का एक ही एडवांटेज था कि ये इसने मैकेनिकल कंप्यूटर को रिप्लेस किया था। उस वक्त डिसएडवांटेज क्या थे? सॉफ्टवेयर आपके पास उस वक्त नहीं होते थे जिस तरह के सॉफ्टवेयर आज आपके पास है। और ये इस जनरेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर थे ये बहुत ज़्यादा हीट अप होते थे, इनको रिपेयर करना मुश्किल था, इनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा था, इनकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ ये चार्ट में यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास सेकंड जनरेशन थी जिसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो बनाए गए। 1956 से लेकर 1963 तक ये सेकंड जनरेशन थी हमारे पास। तो फिर दूसरी डिवाइसेस के अंदर मैग्नेटिक डिस्क बनाई गई स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ की जाने लगी। उसके बाद फिर इसके एडवांटेज क्या थे? कंपाइलर वो यूज़ होना शुरू हो गए, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ये यूज़ होना शुरू हो गए, इनके अंदर रिलायबिलिटी बढ़ गई, इनकी कास्ट कम हो गई, और इसी तरह से इनकी वर्किंग पावर ये ज़्यादा होगी, इनका प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, इनके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, ये हीट अप होना कम हो गए। लेकिन अगर डिसएडवांटेज के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये अभी भी हीट अप हो रहे थे, अभी भी इनके अंदर जो है इनकी रिपेयरिंग मुश्किल थी, अभी भी साइज़ इनका ज़्यादा था, अभी भी इनकी कास्ट जो है ज़्यादा थी अगर आप आज के कंप्यूटर के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर आपके पास आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो डेवलप हुआ 1963 से लेकर 1971 के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हुई, सी लैंग्वेज और इसी तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो स्टार्ट हुई जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बनाना या जिनके अंदर काम करना जो है वो आसान हो गया। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलप होना शुरू हो गए। फिर कम्युनिकेशन ये जो है इसको ये शुरू होगी कि आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी इसके अंदर बढ़ गई, स्टोरेज आपके पास ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू होगी कि एक ही वक्त में आप एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम जो है उनको रन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेज में देखा जाए तो जब भी आप डिसएडवांटेज पर जाएंगे तो आज के कंप्यूटर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो तब ये थर्ड जनरेशन ये आज के कंप्यूटर में जो है साइज़ के हिसाब से वो बड़ी थी, पावर इसके अंदर कम थी, और आज के कंप्यूटर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्लो थे। इसके अंदर फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। फोर्थ जनरेशन आपके पास माइक्रो प्रोसेसर बनना शुरू हो गए। इंटेल कंपनी ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया 1971 से लेकर 1980 तक की आपकी जनरेशन थी। इसके बाद फिर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये स्टार्ट होगी जिसमें C++, जावा और इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो बनना शुरू होगी, जिनके अंदर जो है आप बहुत स्ट्रांग किस्म के और इफेक्टिव किस्म के जो हैं सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, बल्कि आप हर तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं इन लैंग्वेजेस के अंदर बना सकते हैं। फिर वर्चुअल मशीन वो बनना शुरू होगी, माइक्रो कंप्यूटर बनना शुरू हो गए, साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो छोटे थे, फिर स्मार्ट थे वो, फिर फास्ट थे, फिर उनकी जो कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, फिर रिलायबिलिटी उनकी बढ़ गई। तो ये सारे जो हैं इनके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज को अगर देखें तो जब भी आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे आज के कंप्यूटर के साथ, तो आज के कंप्यूटर की निस्बत जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ये स्लो थे, कास्टली थे, साइज़ में बड़े थे। इनके कुछ एग्जांपल यहाँ पे ड्यूल कोर, कोर 2, कोर i3 और इसी तरह की जो कंप्यूटर शामिल हैं जिसमें फिफ्थ जनरेशन तक जो है यहाँ तक क्या।
फिर उसके बाद अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस के कंप्यूटर जो है वो खुद सोचना शुरू हो गए, खुद उनके अंदर जो है ये एबिलिटी रख दी गई कि वो खुद जो है डिसीजन करें, जिसमें रोबोट्स बनना शुरू हो गए और इस तरह के मुख्तलिफ डिवाइसेस बनना शुरू हो गई कि जो खुद डिसाइड करती थी और फिर उनके ऊपर प्रोसेस करती थी। फिर आपके पास नेटवर्किंग ये बहुत ज़्यादा एडवांस होगी, आपके पास जो है पैरेलल नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क ये बनना शुरू हो गए, जिसके अंदर क्या था कि आप एक काम को डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू जो है परफॉर्म कर रहे थे। 1980 और उसके बाद से जितनी भी ये आपके पास फिफ्थ जनरेशन है जिसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज बनना शुरू हो गई, फिर इंटरएक्टिव लैंग्वेजेस बनना शुरू हो गए, ऐसे सिमुलेशंस बनना शुरू हो गई, पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारी जो है ये एडवांटेज हैं फिफ्थ जनरेशन के। और डिसएडवांटेज के अंदर अगर आप देखें तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उसको जो है इंटरएक्टिव बनाते हैं और उसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं तो उसके पीछे जो बैकएंड पे उसको बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, प्रोग्रामर्स के लिए काम करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कम्प्लेक्स टूल ये जो है इंट्रोड्यूस हुए। फिर इसी तरह से इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि जब डिफरेंट जगहों पे रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई कि जहाँ पे कुछ लोग काम करते थे, वर्कर काम करते थे, अब उनकी जगह पे रोबोट्स काम करते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर और डिफरेंट जो है डिसएडवांटेज हैं। इनकी एग्जांपल्स के अंदर अगर हम देखें तो उसी तरह से कोर i3, कोर i5, 7, 9 और इसके अंदर अप टू आपके पास 11th जनरेशन तक आपके पास ये डिफरेंट कंप्यूटर जो है ये बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। क्लासिफिकेशन आप जो है हिस्टोरिकल के अंदर अगर देखें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन है। और अगर आप पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर मीन के ऐसे कंप्यूटर जो हर तरह के काम कर रहे हैं, जैसे आपके पास कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हैं, उसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और स्पेशल पर्पस जो होते हैं जो आप किसी ख़ास मकसद के लिए आप बनाते हैं, जिनको जैसे आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर जस्ट कैलकुलेशन के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, उसको आप किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से टेक्नोलॉजी बेस अगर ये हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके अंदर आपके पास एनालॉग कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। और अगर साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो फिर हमारे पास मेन कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर हैं। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे है एनालॉग कंप्यूटर। ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूटी पे वर्क कर रहे होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या एंट्रीज़ को हम इसके अंदर जो है मेजर कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास मैकेनिकल एंट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, हाइड्रोलिक हैं, या इसी तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, बाइनरी सिस्टम के ऊपर ये वर्क कर रहे होते हैं, डिजिट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं एनालॉग कंप्यूटर की निस्बत। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में ये दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। अगर हम कंपेयर करें एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स को तो एनालॉग कंप्यूटर जो हैं ये कंटिन्यू वैल्यू पे वर्क कर रहे होते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ मीन कि या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी, इसके दरमियान में कुछ नहीं होगा। जबकि कंटिन्यू वैल्यू के अंदर क्या है कि 0 और 1 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर्स होंगे, यानी 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट इसका ये है कि डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी ज़्यादा होती है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो हैं उनकी स्पीड भी कम है, उनकी मेमोरी भी कम है और बाकी रिसोर्सेज भी कम होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर लेस रिलायबल हैं, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं, स्पेशल पर्पस डिवाइसेस हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर आपके पास रिलायबल कंप्यूटर हैं और जनरल पर्पस डिवाइसेस हैं।
स्पेशल पर्पज़ डिवाइस मीन कि इनको किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि जो आपके पास जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर आप सारे फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर है तो ये कैलकुलेशन भी कर रहा है, इसके अंदर आप गेम्स भी खेल सकते हैं, इसके अंदर आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, यानी हर तरह का काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जनरल पर्पस कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर एनालॉग कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है, लो होती है, जबकि आपके पास डिजिटल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो फास्ट है या हाई है। पॉइंट नंबर 5, आपके पास जो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास रिज़ल्ट आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर साइज़ और कैपेसिटी के हिसाब से। इस लेक्चर को हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिंपल ओवरव्यू इसका मैं दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आपके जो है बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। काफ़ी महंगे होते हैं ये। इनको आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए या इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए इसको यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो है ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है परफॉर्म हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट जो है ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। नॉर्मल कोई कंप्यूटर जो है वो 30 साल अगर किसी काम को करने में लगाता है, तो सुपर कंप्यूटर उसको 1 घंटे के अंदर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी सुपर कंप्यूटर की तरह से होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये भी ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। वेरी पावरफुल और एक्सपेंसिव हैं, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को ये एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी ये एज ए सर्वर जो है वो वर्क करते हैं, और इनके साथ जो है डिफरेंट क्लाइंट्स या वर्क स्टेशन जो है कनेक्टेड होते हैं, और क्लाइंट या वर्क स्टेशन जो है वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वो सारी की सारी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर जो है प्रोसेस होती है। फिर उसका रिजल्ट जो है क्लाइंट या वर्क स्टेशन को भेज दिया जाता है। इनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ही वक्त में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एजुकेशन है, एयर ट्रैवलिंग है, और रिसर्च है, हेल्थ केयर है, और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह से वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है इनकी स्पीड थोड़ी सी उनसे कम होती है, और इनकी कास्ट भी उनसे थोड़ी सी कम होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी नहीं होती वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रही होती है। इनके अंदर जो है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है। जो आप घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। छोटे होते हैं, कास्ट भी कम होती है, लेकिन ये भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं, टावर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का रोल जो है वो क्या है, या इसके यूजेस क्या हैं। वैसे तो कंप्यूटर को हम सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर जो है कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो कहीं पे भी आप देखेंगे हर जगह पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लर्निंग प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। इन कंप्यूटर के अंदर इंटरएक्टिव लर्निंग होती है। इंटरएक्टिव लर्निंग में कि जिस तरह से आप किसी क्लासरूम के अंदर अपने टीचर के साथ जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सेम इसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप सीख सकते हैं। कंप्यूटर आपको जो है हर जगह पे सिखा रहा होता है। कहीं पे आप गलती करते हैं तो वो भी मेंशन कर रहा होता है, और हर तरीके से आपकी मदद कर रहा होता है। फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। फिर इंटरनेट के थ्रू जो है आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। तो आज जो है कंप्यूटर के थ्रू
किसी भी टॉपिक को सर्च करना, उसके बारे में जानना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप अपना बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। कंप्यूटर के थ्रू आप जो है अपने एम्प्लॉइज़ को या कस्टमर सबको डील कर सकते हैं, उनके कंटेंट्स रख सकते हैं, उनकी जितनी भी उनके साथ डील है वो सारी का सारा रिकॉर्ड आप कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है, यानी ई कॉमर्स भी इसको कहा जाता है। तो उसके थ्रू आप जो है कहीं पे भी दुनिया में अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को आप हैंडल कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह पे आप हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के थ्रू जो है आप ख़रीदो फरोख्त जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, इनवाइस बनाने के लिए, और हर तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर बैंकिंग के अंदर जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जितने आप डिपॉजिट करते हैं पैसे या विड्रॉ कर रहे होते हैं, वो सारी उनकी जो कैलकुलेशन है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही होती है। फिर एटीएम के थ्रू जो है आप अपने पैसे जो है किसी भी वक्त जो है 24 आवर्स 7 डेज़ में आप अपने पैसों को निकलवा सकते हैं वहाँ से। फिर इसी तरह से रिटेल स्टोर के अंदर जो है कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, जो कंप्लीट इन्वेंट्री जो है मेंटेन कर रहा होता है और हर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। फिर बारकोड रीडर्स के थ्रू जो है डिफरेंट आइटम्स को जो है हम उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी कास्ट, उनकी डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ है उनको हम मेंटेन कर सकते हैं और कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है बाकी बिज़नेस के अंदर भी यूज़ होता है। होटल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हों, ट्रैवल एजेंसीज हों, इसी तरह से बेशुमार जगहों पे कंप्यूटर को हम बिज़नेस के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस के अंदर। डिफेंस के अंदर भी जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। आपकी चाहे कोई भी फोर्सेस हो, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, तो वो सब कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं, टैंक हैं, एयरप्लेन हैं, शिप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं या सोल्जर्स हैं, उनके साथ जो है कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो लगा दिए जाते हैं। उनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनको जो है डिफरेंट जगहों पे कम्युनिकेशन अगर करनी है तो ये सारा कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जो है ये इजी हो जाता है। फिर वेपन्स को डिज़ाइन करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर को जो है यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरह से मिसाइल सिस्टम जितना भी है उसकी ट्रैकिंग, उनके डिज़ाइन और जितना भी उसका कंट्रोल है कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से उसको हैंडल किया जाता है। आपके जितने भी मॉडर्न जो हैं डिफेंस वेपन्स हैं और जितने बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे कंप्यूटराइज हैं आज, और उनको कंप्यूटर के थ्रू जो है उनको हैंडल किया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी लोकेशंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है और सारा कुछ उनका जो है कंप्यूटर के ऊपर किया जा रहा होता है। इसके अलावा फिर कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी तरह की हो, चाहे वो डिफेंस के अंदर हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मैसेज को सेंड करने के लिए, कॉल्स को करने के लिए, वीडियो कॉल्स को करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम और इंटरनेट वगैरह को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है यूज़ होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जहाँ पे आपने प्रिंटिंग करनी हो, अखबार जो है वो उनकी प्रिंटिंग हो, उनको पूरा डिज़ाइनिंग हो, उनकी उसको लिखना हो, जितना भी काम है आपका सारा जो है कंप्यूटर के ऊपर होता है। इसी तरह से आपके पास जो फिल्म्स हैं या रेडियो स्टेशंस हैं उनके अंदर भी जितना काम हो रहा होता है वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। फिर सेटेलाइट को मैनेज करना, फिर आपके पास इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो मीडिया के साथ जो है रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी जो है कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और उसको कंप्यूटर के थ्रू जो है मैनेज किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा होता है। आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, ये उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी और उसकी स्पीड जो है ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो बढ़ा देंगे। इसी तरह से कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, डिफरेंट इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए,
और इसके थ्रू जो है ऑटोमेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, यानी आपके रोबोट्स और आपकी मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन कर रही होती हैं और बना रही होती हैं। फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मींस कि आप चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कंप्यूटर के थ्रू आप जो है चीज़ों की प्रोडक्शन जो है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क ये है कि एडिट डिज़ाइन के अंदर CAD के अंदर आप क्या कहते हैं सिंपल उसका डिज़ाइन बनाते हैं। कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है कि चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो बन रही हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, मशीनें उन चीज़ों को बना रही हैं। कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मशीन के कंपोनेंट्स बनाने के लिए, टेक्सटाइल के अंदर, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, और इसी तरह से बेशुमार जगहों पे कंप्यूटर के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।